हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं क्लास 11 अकाउंटेंसी से हमारा अगला चैप्टर नंबर 8 जर्नल। बच्चों, अगर कॉमर्स का स्टूडेंट होकर जर्नल एंट्री बनाना नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मैंने आपको पढ़ाया था। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। एक एक करके मैंने आपको दोनों अप्रोचेस समझा दी हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच में ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, कब कैसे डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। इसके अलावा मॉडर्न अप्रोच भी बच्चों हमने डिस्कस कर लिए। वहां पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अकाउंट्स को क्लासिफाई किया जाता है और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो अब बारी है बच्चों एप्लीकेशन की। वहां हमने सीखा था कि किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट हमने करना है, उसके क्या रूल्स होते हैं, और यहां पर आज हम उसका एप्लीकेशन लेने वाले हैं। लेकिन बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, पहले बच्चों हमें समझ लेना चाहिए कि जर्नल एग्जैक्टली है क्या। तो आपने कई बार इसका नाम सुना होगा, जर्नल एंट्री। इवन इन आवर प्रीवियस चैप्टर्स भी हम लोग इसको कहीं ना कहीं डिस्कस कर ही लेते थे, हमारे मुंह से इसका नाम निकल ही जाता है। तो जर्नल एंट्री और जर्नल अपने आप में क्या है, चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं। तो जर्नल अपने आप में एक बुक होती है जिस बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब जैसे जैसे आपके ट्रांजैक्शंस होते चले जाएंगे वैसे वैसे हम उन ट्रांजैक्शन को एक बुक में रिकॉर्ड करते चले जाएंगे, और उसी बुक को क्या बोला जाता है, जर्नल। यहां देख लेते हैं बच्चों क्या कह रहे हैं हमसे। ये हमसे कह रहे हैं अ जर्नल इज ए बुक। जर्नल अपने आप में क्या है, एक बुक है in which transactions are recorded in the order in which they occur। तो जर्नल अपने आप में एक बुक है जिनमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस की हैपनिंग होते चले जाएगी वैसे वैसे हम उन ट्रांजैक्शन को इस पर्टिकुलर बुक में रिकॉर्ड करते चले जाएंगे, जिसे बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रम अनुसार। तो जैसे जैसे जिस क्रम में जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस की हैपनिंग होते चले जाएगी वैसे ही हम उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। उसी बुक को क्या बोला जाता है बच्चों, जर्नल। आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है। आगे आपसे बोला जा रहा है जर्नल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। इसे बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड किए जाते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। एंड ऑल्सो कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन आर एंटर्ड फर्स्ट इन दिस बुक। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को इसी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए इसे बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी बोला जाता है, और साथ साथ इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है। चलते हैं बच्चों आगे। आगे हमसे बोला जा रहा है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। तो जैसे ही आप अपने ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है जर्नलाइजिंग। एंड एन एंट्री मेड इन द जर्नल इज कॉल्ड अ जर्नल एंट्री। और जैसे ही इन ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो उस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को क्या बोला जाता है, जर्नल एंट्री। तो एकदम क्लियर है बच्चों। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक, जर्नल। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि भाई जर्नल क्या होता है। तो जर्नल अपने आप में एक ऐसी बुक होती है जिसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन की हैपनिंग होते चले जाएगी हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। अगला हमें यहां पे बात ये ध्यान में रखना है कि इन्हीं ट्रांजैक्शंस को जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों जर्नलाइजिंग। उस प्रोसेस को बोला जाता है जर्नलाइजिंग। और जब आप इन ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उस रिकॉर्ड को क्या बोला जाता है, जर्नल एंट्री। नेक्स्ट हमारे पास देख सकते हैं फॉर्मेट है। यहां पर एक जर्नल का फॉर्मेट मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा है ऑलरेडी पहले से ही। तो फॉर्मेट में बच्चों सबसे पहले यहां पर आपको ईयर मेंशन करना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी चल रहा है 2023, तो यहां पे मैंने डाल दिया ईयर कितना, 2023। ट्रांजैक्शन हमको कहां से रिकॉर्ड करना है, स्टार्ट करना है सर, ट्रांजैक्शन हमको रिकॉर्ड करना है, स्टार्ट करना है अप्रैल से। तो यहां पर आपका जो सबसे पहला ट्रांजेक्शन अगर 1 अप्रैल को हो रहा है तो वो ट्रांजेक्शन आप यहां पर बच्चों उसका जो डेट है वो आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। आपकी जो एंट्री होती है बच्चों वो एंट्री आपको यहां पर पास करनी होती है। आपकी जर्नल एंट्री जो है वो पर्टिकुलर्स वाले कॉलम के अंदर आती है। इसके बाद बच्चों एक हमारे पास अगला जो कॉलम होता है वो होता है लेजर फॉलियो का। लेजर फॉलियो के अंदर बेसिकली ना पेज नंबर मेंशन किया जाता है। क्या मेंशन किया जाता है बच्चों इसके अंदर, पेज नंबर। अभी आप जो स्टेज पे खड़े हो उस स्टेज का नाम क्या है, जर्नल। यहां पे ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर इन्हीं ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करके कहां लेके जाया जाएगा, लेजर बुक के अंदर लेकर जाएगा। तो यहां पर हमने जो जर्नल एंट्री बनाई है उसको लेजर बुक में किस पेज नंबर पे हमने उसको पोस्ट किया है वो पेज नंबर बच्चों आपको यहां पर है मेंशन करना पड़ता है। और इसके अलावा आपके ट्रांजैक्शन का जो कुछ भी अमाउंट है, से 10,000, तो डेबिट वाला पार्ट आप कहां लिख देंगे, इस कॉलम में। और उसी का जो क्रेडिट वाला इफेक्ट है 10,000 वो आप लोग कहां लिख देंगे बच्चों, क्रेडिट साइड में। तो इस तरीके से इसके फॉर्मेट को हम लोगों को यूज करना है। हालांकि मैं आपको अभी आज ही जर्नल एंट्रीज करके दिखाने वाला हूं। इंट्रोडक्शन पार्ट जो है हमारा, बेसिक जर्नल एंट्रीज जो हमारी, वो हम आज ही इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस फॉर्मेट को किस तरीके से यूज करना है ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगी।
तो यहां पे भी बच्चों वो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं डेट कॉलम। तो अंडर दिस कॉलम द डेट ऑन विच द ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इज रिकॉर्डेड। तो डेट कॉलम के अंदर आपको वो डेट मेंशन करनी होती है जिस डेट पे आपका ट्रांजैक्शन हुआ है। द ईयर एंड मंथ इज रिटन वंस टिल दे चेंज। आपको एक ही बार ईयर लिखना है और मंथ एक ही बार लिखना है जब तक वो चेंज नहीं हो जाते हैं। मतलब एक बार आपने यहाँ पे 2023 लिख दिया तो जब तक आपका 2024 आ नहीं जाता आपको बार बार 2023 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मंथ चल रहा है अप्रैल तो एक बार आपने अप्रैल मेंशन कर दिया तो जब तक आपका मंथ चेंज नहीं हो जाता आपको बार बार मंथ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे अपनी डेट चेंज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम बच्चों हमारे पास पर्टिकुलर कॉलम बता चुका हूं मैं आपको। इसी कॉलम के अंदर आप अपने ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाते हैं। अंडर दिस कॉलम फर्स्ट द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड देन द नेम्स ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। ध्यान से सुनिएगा, अब पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जब भी जर्नल एंट्री बनाई जाती है तो पहले हमें उस अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है, पहले किसको डेबिट करना है, किसी पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट करना है और उसके बाद जो बच्चों होता है दूसरा हमारा अकाउंट या फिर एक से ज्यादा अकाउंट्स उन्हें हमें क्रेडिट करना होता है। इन शॉर्ट में आपसे ये कहना चाहता हूं कि जर्नल एंट्री बनाते वक्त पहले हमेशा डेबिट साइड का ही रिकॉर्ड बनाया जाता है और बाद में जो है बच्चों क्रेडिट साइड का रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो ये चीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके जब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। और आगे देख लेते हैं लास्टली द नरेशन। अब भैया ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद उसके जस्ट नीचे मतलब जर्नल एंट्री बनाने के बाद उसके जस्ट नीचे आपको उसका नरेशन देना होता है बच्चों। नरेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजैक्शन, कि ये ट्रांजैक्शन आपने मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है आपने ये क्यों रिकॉर्ड किया है उसके पीछे का रीजन हमें बताना होता है, तो उसे ही बोला जाता है नरेशन। तो यहाँ पे हम लोग ने इसका जो फॉर्मेट है बच्चों वो फॉर्मेट बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा हमारे पास लेजर फॉलियो कॉलम भी होता है जिसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम जिस स्टेज में उसे अभी फिलहाल जर्नल बोला जाता है जहाँ पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। इन्हीं ट्रांजैक्शंस को अभी हमें कहाँ पोस्ट करना होगा, लेजर बुक के अंदर। तो बच्चों पेज नंबर इसके अंदर आपको मेंशन करना होता है। इससे हमें आसानी होती है कि जो जर्नल एंट्री हमने पास करके रखी है उसको लेजर बुक में हमने किस पेज नंबर पे पोस्ट करके रखा है उसे ढूंढने में हमें क्या हो जाती है, लेजर फॉलियो वाले कॉलम से आसानी हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास होते हैं बच्चों डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम। तो जिस अकाउंट को आपने डेबिट किया है, जिस अमाउंट से डेबिट किया है वो आप कहाँ मेंशन कर देंगे, डेबिट कॉलम में। और इसके अलावा जिस अमाउंट से और जिस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है वो आपको कहाँ मेंशन करना पड़ेगा, क्रेडिट वाले अमाउंट के कॉलम में। तो यहाँ बच्चों आप लोग देख सकते हैं प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये भी हम लोग एक बार और डिस्कस कर चुके हैं अभी कि आप जब कभी भी अपने ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे उसे क्या बोला जाएगा, जर्नलाइजिंग। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। तो हमें बच्चों आज जर्नलाइजिंग ही सीखना है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे एडवांटेजेस की कि जर्नल बनाने के हमको कौन कौन से फायदे होते हैं और इनको सब कवर करने के बाद बस सीधे हम लोग बच्चों जर्नल एंट्रीज पास करने जा रहे हैं। सबसे पहला एडवांटेज हमको ये मिलता है कि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किए जाते हैं, मतलब सीक्वेंस वाइज। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन की हैपनिंग होते चले जाएगी वैसे वैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। जैसे पहला ट्रांजैक्शन बच्चों अगर आपका हो रहा है सपोज अप्रैल 1, अगला ट्रांजैक्शन जो हो रहा है आपका वो हो रहा है बच्चों अप्रैल 5, उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन हो रहा है आपका अप्रैल 10। तो आप इसी सीक्वेंस में इन्हें रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आप अप्रैल 10 का रिकॉर्ड कर लें, फिर अप्रैल 5 का रिकॉर्ड कर लें और फिर अप्रैल 1 का रिकॉर्ड कर लें। कोई भी ट्रांजैक्शन कभी भी कहीं भी रिकॉर्ड कर लें, ऐसा नहीं है। आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले ट्रांजैक्शन की हैपनिंग यहाँ हुई थी, फिर यहाँ हो रही है, फिर यहाँ हो रही है। तो इसी सीक्वेंस में इन ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाएगा बच्चों, रिकॉर्ड किया जाएगा। कहीं भी कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है हमारे पास जर्नल बनाने का। तो जर्नल इज ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड इन द सेंस दैट इट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन इन द ऑर्डर इन विच दे ऑकर। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन की हैपनिंग होती चली जाएगी वैसे वैसे आप अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। इसके साथ एक एडवांटेज अभी हमें और मिलने वाला है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। ईच जर्नल एंट्री इन द जर्नल कैरीज अ नरेशन। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ही समझा रहा था कि हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है आपको, जिसे क्या बोला जाता है, नरेशन। तो वो ट्रांजैक्शन वहां क्यों रिकॉर्ड किया गया है ये बताने के लिए हमारे पास क्या होता है, नरेशन। तो उस ट्रांजैक्शन का हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है। इसके अलावा रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स। हर ट्रांजैक्शन बच्चों हमेशा टू साइडेड ही होता है, वन साइडेड कोई ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है। अगर वन साइडेड है तो भाई फिर हम उसको ट्रांजैक्शन ही नहीं मानेंगे। अब आप खुद ही सोच के देखिए ना, आपने गुड्स खरीदा तो या तो आप उसके अगेंस्ट में क्या पे करेंगे, कैश। तो यहाँ पे देखिए आपके दो साइड निकल कर आ रहे हैं, पहला आपने गुड्स खरीदा, दूसरा आपने उसके अगेंस्ट में पेमेंट किया। चलो मान लो भाई आपने गुड्स खरीदा क्रेडिट में,
तो भी यहां पे दो इफेक्ट निकल कर आएंगे। पहला, आपने गुड्स खरीदा, दूसरा आपके लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो हर ट्रांजैक्शन के दो या फिर दो से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। एक इफेक्ट को हमें कहां रिकॉर्ड करना होता है, डेबिट साइड में, और दूसरे इफेक्ट को हमें कहां रिकॉर्ड करना होता है, क्रेडिट साइड में। और डेबिट और क्रेडिट दोनों बच्चों बराबर ही होते हैं। अब हम आते हैं बच्चों सीधे जर्नल एंट्रीज पास करने जा रहे हैं। हम लोग जर्नल एंट्री बनाना सीख रहे हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। अब जर्नल एंट्री बनाने से पहले आपको एक बार मैं वापस से रिवाइज कराना पसंद करूंगा बच्चों, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट हैं सर? दो इफेक्ट हैं। एक इफेक्ट को हमें कहाँ रिकॉर्ड करना है सर? डेबिट साइड में। दूसरे इफेक्ट को हमको कहाँ रिकॉर्ड करना है? क्रेडिट साइड में। अब कौन सा अकाउंट डेबिट में जाएगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, इसके लिए बच्चों हमारे पास ना आप देख सकते हैं दो अप्रोचेस हैं। हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा दिया है, लेकिन एक बार यहां पर हमको उसको फिर से डिस्कस कर लेना चाहिए, समय की जरूरत है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में अगर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए बच्चों हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं। पहला होता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा होता है बच्चों हमारे पास मॉडर्न अप्रोच। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि पढ़ाया मैंने आपको दोनों है, ट्रेडिशनल अप्रोच भी मैंने आपको पढ़ाया और मॉडर्न अप्रोच भी पढ़ाया। लेकिन मैं आपसे क्या कहता हूं कि अगर अच्छी अकाउंटेंसी आपने सीखनी है, इसकी वर्किंग सीखनी है, इसका मैकेनिज्म सीखना है, तो गो विथ द मॉडर्न अप्रोच ऑलवेज। हमेशा आपको कौन से फॉलो करना चाहिए? मॉडर्न अप्रोच। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि फिर ट्रेडिशनल पढ़ो ही मत, मैं तो आपसे कह रहा हूं भाई नॉलेज हमको दोनों का होना चाहिए, लेकिन हम फॉलो हमेशा कौन से करेंगे? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए मॉडर्न अप्रोच। तो एक बार एक काम करते हैं, जरा देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था। सर ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने अकाउंट्स को क्लासिफाई किया था अंडर 3 हेड्स। अभी 3 हेड्स बोल सकते हैं अपन। सर सबसे पहले थे आपके ना पर्सनल अकाउंट। तो मैं बहुत डिटेल में बच्चों सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, उसके बाद सीधे हम लोग जर्नल एंट्रीज पे आ जाएंगे। सर सबसे पहले हमने क्लासिफाई किया था पर्सनल अकाउंट्स। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझा, मैं पूरा का पूरा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको यहाँ पे शॉर्ट में वापस से समझाने जा रहा हूँ। तो कि अगर आपको ये रूल्स याद नहीं है तो फिर आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, और कर भी लेंगे तो शायद गलत कर देंगे। तो हम देखते हैं कि दो अप्रोचेस हैं हमारे पास, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। उसमें बात अगर हम लोग करें बच्चों यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में आप अकाउंट्स को क्लासिफाई करिए। सर हमारे पास पर्सनल अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट के अलावा सर हमारे पास रियल अकाउंट्स होते हैं, और सर रियल अकाउंट्स के बाद हमारे पास होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। अब एक एक करके मैं इनको बहुत डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूं। पर्सनल अकाउंट में जो आपका जो नियम होता है या रूल होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर। समझाऊंगा मैं इसको भी आपको, ठीक है। डेबिट द रिसीवर मतलब अगर आप किसी पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हैं और वो पर्सन आपके लिए रिसीवर है, ठीक है, आपके और मेरे बीच में क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन हो रहा है। चलो आपके मेरे बीच में छोड़िए, अब एक काम करते हैं भाई, हम डीमार्ट जाते हैं। अब हम डीमार्ट जा रहे हैं और हम डीमार्ट को क्या कर रहे हैं? अमाउंट पे कर रहे हैं। आप कैश पे कर रहे हो उसको, तो वो पर्सन आपके लिए क्या कहलाएगा? रिसीवर। वो पर्सन आपके लिए क्या कहलाएगा? रिसीवर। आप किसी दुकान में जा रहे हैं, किसी दुकान को आपको पुरानी उधारी पे करनी है, आपने उसको उठा के अपने जेब में से कैश निकाल के दे दिया, वो पर्सन आपके लिए क्या बन जाएगा? रिसीवर। तो अगर किसी भी व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर होने के बाद आपको यह देखना पड़ेगा कि वो जो पर्सन है वो आपके लिए रिसीवर है कि गिवर है। अगर वो पर्सन आपके लिए रिसीवर है, आप उसका अकाउंट कहां खोलेंगे? डेबिट साइड में। आप उसका अकाउंट कहां खोलेंगे? डेबिट साइड में। चलो एक एग्जांपल देता हूं और यहां पे कि हम लोग गुड्स बेच रहे हैं राम को, बेचिए गुड्स राम को। हम शॉपकीपर हैं, हमने गुड्स उठा के बेच दिए राम को, राम हमारे लिए क्या बन जाएगा? रिसीवर। तो बच्चों उसका अकाउंट में कहां खोलूंगा? डेबिट साइड में, डेबिट द रिसीवर। इसका बच्चों फिर जस्ट ऑपोजिट होता है क्रेडिट द गिवर। अगर मैं किसी पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहा हूं और अब की बार वो पर्सन मेरे लिए क्या है? गिवर है, तो मैं उसका अकाउंट कहां लेके जाऊंगा? क्रेडिट साइड में। तो अभी हमने राम को गुड्स बेचे थे तो वो पर्सन बन गया था रिसीवर, कहां उसका अकाउंट खोलूंगा? डेबिट साइड में। अब हमने श्याम से गुड्स खरीदे हैं तो वो श्याम हमारे लिए क्या बन जाएगा? गिवर। तो अब मैं इसका अकाउंट कहां खोलूंगा? क्रेडिट साइड में। तो बच्चों पर्सनल अकाउंट में आपका रूल हो जाता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। इसके अलावा जो हमारे पास होते हैं रियल अकाउंट, रियल अकाउंट जनरली होते हैं एसेट से रिलेटेड। कैश आपके लिए क्या है? एसेट। आपके लिए मशीनरी क्या है? एसेट। फर्नीचर, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स, ये सब चीज़ें आपके लिए क्या होते हैं? एसेट्स। और एसेट्स हमें अपने बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। तो आप ऑब्वियस सी बात है कि भाई एसेट्स या तो खरीदेंगे या तो आप बेचेंगे। तो सपोज अगर आप एसेट खरीद रहे हैं तो यहां पे बच्चों उसके लिए रूल लगाया जाता है डेबिट व्हाट कम्स इन,
डेबिट व्हाट कम्स इन। तो अगर मैं किसी एसेट को खरीद के लेकर आ रहा हूं या फिर कोई एसेट मेरे बिजनेस में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे उसका अकाउंट कहां खोलना पड़ेगा? डेबिट साइड में। तो हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। हमने बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग हमारे पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। हमने बैंक अकाउंट में से कैश विड्रॉ कर लिया, क्या आ रहा है हमारे पास? सर कैश आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जब भी बिजनेस में एसेट्स आएंगे, इंक्रीज होंगे, आपको उसका अकाउंट कहां खोलना पड़ेगा? डेबिट साइड में। इसके अलावा बच्चों जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए आप लोग, तो ये हो जाता है सर यहां पर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आपका एसेट्स किसी ट्रांजैक्शन में एंटर होने के कारण बिजनेस से बाहर जा रहा है, कम हो रहा है, तो उसका अकाउंट हम लोग कहां खोलेंगे? क्रेडिट साइड में। जैसे आपने फर्नीचर बेच दिया, कहां खोल दो? क्रेडिट साइड में। आपने किसी का पेमेंट किया, कैश जा रहा है, कहां खोल दीजिए उसका अकाउंट? क्रेडिट साइड में। तो जितने भी अकाउंट रियल अकाउंट के अंदर आते हैं उसके लिए रूल आपको लगाना है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं नॉमिनल नेचर के अकाउंट में। आपको बहुत अच्छे से पता है कि नॉमिनल नेचर के अकाउंट कौन से होते हैं। सर नॉमिनल नेचर के अकाउंट वो होते हैं जो कि एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम एंड गेन्स से रिलेटेड होते हैं। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। आपके बच्चों जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस रहेंगे, हमारे जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस रहेंगे, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। जब भी एक्सपेंस लॉस होगा उसको कहां रिकॉर्ड करूंगा मैं? डेबिट साइड में। एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। और इनकम और गेन्स को कहां रिकॉर्ड करेंगे बच्चों हम लोग? क्रेडिट साइड में। तो आप देख सकते हैं जैसे आपने सैलरी पे करी, क्या बन जाएगा आपके लिए? एक्सपेंस। आपने रेंट पे किया, क्या बन जाएगा आपके लिए? एक्सपेंस। आपने स्टेशनरी खरीदी, क्या बन जाएगा आपके लिए? एक्सपेंस। इनको आपको कहां रिकॉर्ड करना पड़ेगा? डेबिट साइड में। सैलरी अकाउंट डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड। तो जितने भी एक्सपेंस और लॉस होंगे सारे कहां चले जाएंगे? डेबिट साइड में। और जितनी भी इनकम और गेन्स होंगी, तो इनकम और गेन्स कैसे होंगे हमको? बच्चों कहीं से हमको इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड कहां खोल दूंगा मैं? क्रेडिट साइड में। हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीप्ट कहां खोल दूंगा? क्रेडिट साइड में। हमको किसी से कमीशन मिल रही है, रॉयल्टी मिल रही है, ये सब हमारे लिए इनकम है, इनको मैं कहां रिकॉर्ड कर दूंगा? क्रेडिट साइड में। तो ये बच्चों आपके ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप ट्रेडिशनल रूल्स की नॉलेज जरूर रखिए, लेकिन बच्चों हमें फॉलो कौन से करने हैं? हम सर फॉलो करेंगे यहां पर मॉडर्न अप्रोच। अब एक चीज मैं आपको और समझा दूं, आप चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करिए, आप चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करिए या फिर आप मॉडर्न अप्रोच फॉलो करिए, बच्चों हमारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो एक ही जैसे रिकॉर्ड होते हैं। दोनों में आउटपुट में कोई अंतर नहीं आने वाला है। इनपुट जरूर अलग अलग है, रिकॉर्ड करने के यहाँ पे जो रूल्स होते हैं वो अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं, लेकिन दोनों ही रूल्स में से आप किसी से भी बना लीजिए, जर्नल एंट्री आपकी एक जैसी ही बनेगी। मॉडर्न अप्रोच में हमसे क्या कहा था? वीडियो जाके देख लीजिएगा पुराना, हालांकि यहाँ तो मैं एक बार डिस्कस कर ही रहा हूँ, लेकिन वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ा है मैंने। मॉडर्न अप्रोच ने हमसे बोला कि आप अपने अकाउंट्स को क्लासीफाई करिए अंडर एसेट्स, इसके अलावा बच्चों कैपिटल, इसके अलावा बच्चों आप उसको क्लासीफाई करेंगे लायबिलिटीज़ में, इसके अलावा बच्चों आप इनको क्लासीफाई करेंगे रेवेन्यू में, और रेवेन्यू के बाद बच्चों आप इनको क्लासीफाई करेंगे एक्सपेंसेस की कैटेगरी में। मतलब हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उन सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को हम कैटेगराइज करेंगे अंडर 5 हेड्स। अब आपको यहां सबसे आसान मुझे इसलिए लगता है ये, क्योंकि यहां सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज देखना होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी भी ट्रांजैक्शन की हैपनिंग से अगर हमारा बिजनेस में एसेट जो है वो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाता है तो आपने उसको रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड में। कोई ट्रांजैक्शन करो किसी के साथ, उसका रिजल्ट निकालो कि वहां पे आपका जो एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर उस ट्रांजैक्शन की हैपनिंग से आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको कहां लेके चले जाओ बच्चों? डेबिट साइड में। और किसी भी ट्रांजैक्शन की हैपनिंग से अगर आपके एसेट्स पहले के कंपैरिजन में कम हो रहे हैं तो आप उसको कहां लेके चले जाइएगा? क्रेडिट साइड में। तो इन शॉर्ट में आपसे कहना चाहता हूं, अंडर मॉडर्न अप्रोच इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। एक एग्जाम्पल फ्रेम कर लेते हैं। हम लोग बच्चों फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर हमारे लिए क्या होता है? एसेट। तो फर्नीचर खरीदने से फर्नीचर नाम का एसेट इंक्रीज होगा, कहां रिकॉर्ड करूंगा? डेबिट साइड में। अब उसके अगेंस्ट में आपको कैश पे करना है, कैश इटसेल्फ एसेट, एन एसेट। तो यहां पर आपका जो एसेट है कैश नाम का वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भाई फर्नीचर खरीदा तो पेमेंट नहीं करोगे क्या? तो फर्नीचर खरीदा तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो फर्नीचर नाम के एसेट को कहां लिख दूंगा? डेबिट साइड में। पेमेंट किया तो कैश कम हो गया, तो कैश नाम का एसेट कहां लिख दूंगा? क्रेडिट साइड में। इसी तरीके से बच्चों किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर आपकी जो कैपिटल है वो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाती है तो आपको उसको क्रेडिट साइड में लिखना है, और अगर डिक्रीज हो जाती है तो आपको उसको डेबिट साइड में लिखना है। लायबिलिटीज़ भी बिल्कुल एग्जैक्ट बच्चों कैपिटल जैसे ही चलते हैं। जब जब किसी ट्रांजैक्शन की हैपनिंग से आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी आपको उसको क्रेडिट साइड में लिखना है, और किसी भी ट्रांजैक्शन की हैपनिंग से अगर आपकी लायबिलिटीज़ डिक्रीज हो रही हैं तो आपको उनको डेबिट साइड में लिखना है।
इसके अलावा रेवेन्यू भी इन्हीं के जैसे चलते हैं। जब जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी हम उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, और जब जब हमारी इनकम डिक्रीज होगी हम उसको कहाँ लिखेंगे बच्चों, डेबिट साइड। अब जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये जरूर किसके जैसे चलते हैं, एसेट्स जैसे, कि जब भी आपका किसी ट्रांजेक्शन से एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो आपको उसको कहाँ लेके जाना है, डेबिट साइड में, और किसी भी ट्रांजेक्शन से अगर आपके एक्सपेंसेस पहले के कंपैरिजन में कम हो रहे हैं तो आपको उनको कहाँ लेके जाना है, क्रेडिट साइड में। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर हमारे जो एसेट्स हैं और जो एक्सपेंसेस हैं इनका नेचर बिल्कुल एक ही जैसा है। बढ़ेंगे तो हम इनको डेबिट साइड में लेके जाएंगे, कम होंगे तो क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे। इसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं कैपिटल की, और मैं बात करूं लायबिलिटीज़ की, और मैं बात करूं रेवेन्यू की, तो ये तीनों बिल्कुल एक जैसे चलते हैं। इनका जो इंक्रीज होता है वो कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में, और डिक्रीज कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड में। अब करना क्या है, करना आपको यहाँ पर यह है, आप चाहें तो इनसे भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लें, आप चाहें इनसे भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लें, ट्रांजैक्शन एक जैसे ही रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अच्छी अकाउंटेंसी सीखना है, उसका मैकेनिज्म, उसका वर्किंग सीखना है, तो ऑलवेज गो विद द मॉडर्न अप्रोच। तो आपको मॉडर्न अप्रोच में क्या करना होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन में आप एंटर हो जाइए, किसी के साथ कोई लेन देन करिए, और आपको वहाँ पर ये फैक्ट्स निकालना है कि उस ट्रांजैक्शन में इन पाँचों के साथ क्या हो रहा है। अगर आपका एसेट बढ़ रहा है, डेबिट में लेके जाइए, तो आपने जैसे मशीन खरीदी तो एसेट बढ़ जाएगा, कहाँ रिकॉर्ड करूँगा, डेबिट साइड में। अब पेमेंट कर रहा हूं तो कैश नाम का एसेट कम हो जाएगा, तो कहां लिखूंगा, क्रेडिट साइड में। यहां देखिए आप लोग, कैपिटल, बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है, उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज, कहां रिकॉर्ड करूंगा, क्रेडिट साइड में। बिजनेसमैन ने बिजनेस में से ड्रॉइंग्स कर ली, पैसा बाहर निकाल लिया, उसकी कैपिटल क्या हो रही, कम हो रही, कहां लिख दूंगा उसको, डेबिट साइड में। हम लोन ले रहे हैं तो लायबिलिटी क्या हो रही, बढ़ रही, तो लायबिलिटी बढ़ गई तो लोन को कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट साइड में। उसी लोन का आपने रीपेमेंट कर दिया तो आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, अब मैं उसको कहाँ लिख दूंगा, डेबिट साइड। आपकी इनकम बढ़ रही है, कहाँ लेके जाइए, क्रेडिट साइड में। इनकम कम हो गई, कहाँ लेके जाइए, डेबिट साइड में। आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो आप उनको कहाँ लेके जाएंगे, डेबिट साइड में। और अगर आपके एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो आप उनको कहाँ लेके चले जाइएगा, क्रेडिट साइड में। तो ये रूल्स बच्चों आपको याद होने चाहिए, और ये रूल्स अगर आपको याद है तो उसका एप्लीकेशन जो है ना बच्चों, वो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। तो बिल्कुल बेसिक जर्नल एंट्री से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे लिखा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। पहले ट्रांजैक्शन को देखिए आप लोग, तो उसमें लिखा हुआ है, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ ₹1,50,000 इन कैश। तो जो दिनेश नाम का बंदा है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और कैपिटल इंट्रोड्यूस करा रहा है बिजनेस में, कितना, 1,50,000। और ये जो कैपिटल है किस फॉर्म में लेकर आ रहा है, कैश के फॉर्म में। तो यहाँ चलते हैं बच्चों आगे हम लोग। तो यहाँ पर मैंने बच्चों आप लोगों के लिए जर्नल का जो फॉर्मेट है वो पहले से तैयार करके रख दिया है। तो पहले एक बार हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट पे नजर मार लेते हैं। तो हमने देखा कि बिजनेस का प्रोपराइटर कौन है, बिजनेस का प्रोपराइटर है दिनेश। ये ट्रांजैक्शंस आप किसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिनेश के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ दिनेश। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये लिख दीजिए कि किसकी बुक्स तैयार की जा रही है। तो ये जगह मैंने जानबूझ के छोड़ के रखी थी। जो भी आपका प्रोपराइटर रहेगा उसका नाम वहां पे आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, सो डेट आपको आइडिया लग जाएगा कि किसकी बुक में ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। उसके बाद बच्चों हेडिंग डाल देंगे हम लोग जर्नल, और जर्नल का जो फॉर्मेट है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग ने वीडियो स्टार्ट किया था। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब जैसे कि आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को दोनों अप्रोचेस जो होती हैं, जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है और हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है, दोनों अप्रोचेस बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा दिए। अब चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करिए या फिर मॉडर्न अप्रोच यूज करिए, आपके ट्रांजैक्शंस जो है वो एक ही जैसे रिकॉर्ड होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों की अच्छी अकाउंटेंसी अगर आपको सीखना है ना, तो गो विथ मॉडर्न अप्रोच। अब मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है सर, मॉडर्न अप्रोच में हमारे जो एसेट्स होते हैं ये जब भी इंक्रीज होंगे हम इनको कहाँ लेके चले जाएंगे, डेबिट साइड में, और ये जब भी डिक्रीज होंगे तो हम इनको कहाँ लेके चले जाएंगे, क्रेडिट साइड में। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग ये सारे के सारे रूल्स यहाँ पे वापस से लिख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो कैपिटल है, इसके अलावा जो लायबिलिटीज़ होती हैं, और लायबिलिटीज़ के अलावा बच्चों हमारे पास जो आपके रेवेन्यू होती हैं, ये तीनों एक जैसे चलते हैं। ये जब भी इंक्रीज़ होते हैं इनको हमको कहाँ लेके जाना होता है, क्रेडिट साइड में, और ये जब भी डिक्रीज़ होते हैं हम इनको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। इसके अलावा बच्चों हमारे पास यहाँ पर होते हैं एक्सपेंसेस, ये बिल्कुल एसेट्स जैसे चलते हैं। ये जब भी इंक्रीज होंगे आपको कहाँ लेके जाना है, डेबिट साइड में, और ये जब भी डिक्रीज होंगे तो आपको कहाँ लेके जाना है, क्रेडिट साइड में। तो मैंने आपसे कह के रखा है कि बच्चों ये जो रूल्स है ये आपको ऑलरेडी क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर क्योंकि हम लोग जब स्टार्ट ही करने जा रहे हैं तो थोड़ी हम लोग मदद जो है वो यहाँ पर से भी ले सकते हैं। तो हमारा पहला ट्रांजैक्शन क्या था बच्चों, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ ₹1,50,000 इन कैश। अब अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है जर्नल बनाते वक्त वो ये कि हम जब भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। तो आप अपने आप को बिजनेस मान के चलिए। और ये रहा दिनेश, अब ये बिजनेस के अंदर क्या इंट्रोड्यूस करा रहा है, कैश इंट्रोड्यूस करा रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है
है बच्चों? सर बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, बिजनेसमैन ने बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया है? कैश इन्वेस्ट किया है, तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। अब आपको ये देखना है कि कैश इनमें से किस कैटेगरी में चला जाएगा। सर कैश हमारे लिए बन जाता है एसेट, और यहाँ पे कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो मैं कैश अकाउंट कहाँ खोलूंगा? डेबिट साइड में। और यहाँ पे वैसे भी डेट गिवन नहीं है, तो हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। तो बिजनेस के अंदर इस ट्रांजैक्शन से क्या हो रहा है बच्चों? सर बिजनेस के अंदर इस ट्रांजैक्शन से कैश नाम का एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो आप लोग पढ़ते वक्त मेरे साथ मन में गुनगुनाइएगा जरूर, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। एसेट जब भी इंक्रीज होते हैं हम लोग कहाँ लेके चले जाते हैं? डेबिट साइड में। तो यहाँ बच्चों में लिख दूंगा कैश अकाउंट डेबिटेड। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कैश अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब हर ट्रांजैक्शन के दो या फिर दो से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो ऑन द वन हैंड यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है? सर कैश इंक्रीज हो रहा है। अब बिजनेसमैन बिजनेस में जब भी इन्वेस्टमेंट करता है उसको क्या बोला जाता है? सर उसको बोला जाता है कैपिटल। तो यहाँ पे बिजनेसमैन की कैपिटल भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ देख लीजिए, कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है हमको उसको कहाँ लेके जाना होता है? क्रेडिट साइड में। तो कैपिटल को क्रेडिट साइड में लेके जाने के लिए आपको उसके सामने 2 लगाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे आप लोग ओपन कर दीजिएगा कैपिटल अकाउंट। तो ये बच्चों हमारी जो जर्नल एंट्री है वो बनके तैयार हो चुकी है। एक बार मैं आपको फिर से समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से बहुत डिटेल में हम लोग जाने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है कैश से। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, बिजनेस में क्या इंक्रीज हो रहा है? कैश। कैश हमारे लिए क्या होता है? एसेट। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड। तो हमने यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब बिजनेसमैन ने जब बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया, उससे उसकी कैपिटल बिजनेस के अंदर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो हम लोग उसको कहाँ लेके चले जाएंगे बच्चों? क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद आपको नरेशन लिखना पड़ता है। नरेशन बेसिकली होता है इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजैक्शन, कि ये जो आप लोगों ने यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके रखा है ये क्यों रिकॉर्ड किया है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिल्कुल स्वीट एंड सिंपल। अब रही बात अमाउंट की, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो कैश इंक्रीज हो रहा है वो कितने से इंक्रीज हो रहा है? 1,50,000 से। तो कैश को आपने डेबिट किया है तो आपको डेबिट कॉलम में मेंशन करना पड़ेगा अमाउंट कितना? 1,50,000। अब आ जाइए कैपिटल। कैपिटल को बच्चों आपने क्या किया है? क्रेडिट किया है। तो इसका जो अमाउंट है वो आपको कहाँ लिखना पड़ेगा? क्रेडिट वाले कॉलम में। तो ये बच्चों हमारी पहली जर्नल एंट्री जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। देखते हैं हमारे पास अगले ट्रांजैक्शन के अंदर क्या है। ट्रांजैक्शन नंबर 2 देखेंगे हम लोग, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹1 लाख इन कैश। अब ये जो हमारे पास कैश रखा है ना बिजनेस में 1,50,000, ये हमारे ऑफिस में रखा हुआ है, ये हमारे बिजनेस में रखा हुआ है। अब हम इसमें से 1 लाख रुपीज निकालेंगे और कहाँ जाके जमा कर देंगे? हम इसको बैंक में ले आके जमा कर देंगे। ये रहा आपका अगला ट्रांजैक्शन। चूंकि यहाँ पे डेट गिवन नहीं है तो इसलिए बच्चों आप लोग यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिएगा। अब कैश लेके मैं कहाँ जा रहा हूँ? सर बैंक में जा रहा हूँ। हम बैंक में वो अमाउंट जैसे डिपॉजिट करेंगे इट विल इंक्रीज अवर बैंक बैलेंस। कैश डिपॉजिट करने से बैंक में हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। बैंक बैलेंस भी हमारे लिए क्या होता है बच्चों? एसेट। तो यहाँ पे आपका एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में। तो यहाँ लिख दूंगा बच्चों में बैंक अकाउंट डेबिटेड। क्यों डेबिट कर रहा हूँ? लॉजिक आपको एकदम पता होना चाहिए, बिकॉज इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। कैश डिपॉजिट करने से आपका बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये रिकॉर्ड कर लिया आपने। ऑन द अदर हैंड, अब आप खुद ही सोच के देखो, जैसे ही मैंने ऑफिस में से कैश निकाला 1 लाख, कहाँ ले आके जमा कर दिया? बैंक में। तो इससे बैंक बैलेंस तो क्या हो गया? इंक्रीज। लेकिन ऑफिस में रखा हुआ कैश बैलेंस क्या हो जाएगा? सर ये कम हो जाएगा, ये हो जाएगा डिक्रीज। और कैश भी अपने आप में क्या होता है? सर एसेट ही होता है। तो अगर यहाँ पे कैश कम हो रहा है तो एसेट भी कम हो रहा है, तो उसको मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? क्रेडिट साइड में। तो इट मे पॉसिबल कि एक ही ट्रांजेक्शन में एसेट इंक्रीज भी हो जाए और एसेट डिक्रीज भी हो जाए, जैसा कि यहाँ पर बच्चों हो रहा है। आप देख सकते हैं हमने कैश कहाँ जमा किया है? बैंक में। सो इससे हमारा बैंक बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज। रूल में यहां पे कौन सा लगाऊंगा? इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। ऑन द अदर हैंड हमारे बिजनेस के अंदर जो कैश बैलेंस था वो कम हो गया है, तो रूल बच्चों मैंने यहां पे क्या लगाया? डिक्रीज इन कैश इज या डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। अब आप यहां पे नरेशन लिख दीजिए, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। कितना कैश डिपॉजिट किया है हम लोगों ने? सर 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ से 1 लाख रुपीज़ उठा लीजिए। बैंक को आपने डेबिट किया है तो बैंक कॉलम में डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कितना? 1 लाख। और कैश को बच्चों मैंने क्रेडिट किया है तो मैं यहाँ पे कैश को क्या कर दूंगा? सर कैश को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कितना? 1 लाख। एकदम क्लियर। चले बच्चों आगे, अब देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमसे क्या बोला जा रहा है।
सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपसे बोला जा रहा है रिसीव्ड लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम नरेश बाय चेक। बहुत आराम से समझना बच्चों, 1 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं लोन के फॉर्म में और दिया आपको किसने है? नरेश ने। लेकिन जब वो आपको लोन दे रहा है ना, तो लोन वो आपको कैसे दे रहा है? कैश नहीं दे रहा है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का आपको क्या दे रहा है? चेक दे रहा है। तो यहाँ पे दो चीज याद रखिएगा कि हमको चेक मिल रहा है 1 लाख रुपए का, और ये जो चेक है कैसे मिल रहा है? क्योंकि हमने नरेश से क्या लेके रखा है? लोन लेके रखा है। तो अगले ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ जाइए। देखिए अब ये सामने नरेश नाम का बंदा है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग एक इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो है बच्चों आप लोगों के लिए ये नरेश नाम का बंदा है और ये मुझे लोन के फॉर्म में क्या दे रहा है? एक चेक दे रहा है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं इस चेक का क्या करूंगा? सर आप इस चेक को ले जाके ना बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। हम इस चेक को ले जाके कहाँ डिपॉजिट कर देंगे? बैंक में। और ये बंदा हमारे लिए कौन है? सर नरेश है। निकाल लिया हमने दोनों फैक्ट। अब एक काम करिए, इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करिए। नरेश ने मुझे लोन दिया, लोन के फॉर्म में उसने मुझे चेक दिया। ये चेक ले आके मैं कहाँ डिपॉजिट कर दूंगा? अपने बैंक अकाउंट में। इससे मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? सर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ हमारे लिए बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और बैंक हमारे लिए क्या होता है? सर एसेट। तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। तो मैं यहाँ पे बच्चों बैंक अकाउंट को क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। पहला इफेक्ट जो है हम लोग इसका रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हम आते हैं नरेश पे। मैंने जैसे ही नरेश से लोन लिया, एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है कि आज नहीं तो कल मुझे इसका लोन लौटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों आपकी जो नरेश नाम की लायबिलिटी वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यहाँ देख लो, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है हमें उसको कहाँ लेके जाना होता है? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा टू नरेश लोन अकाउंट। और यहां पे लॉजिक क्या लगाऊंगा बच्चों? इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। नरेशन लिख दीजिए, लोन टेकन फ्रॉम नरेश। एकदम क्लियर। अमाउंट लिख देते हैं अब हम लोग यहां पर। कितने का लोन लिया था हम लोगों ने? ट्रांजैक्शन से हमको पता चल जाएगा। रिसीव्ड लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम नरेश। हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए का लोन लिया है नरेश से। तो हमारा बैंक बैलेंस बच्चों कितने से इंक्रीज हो जाएगा? सर हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा 1 लाख रुपीज से। और ऑन द अदर हैंड हमारी जो लायबिलिटी है वो भी कितने से इंक्रीज हो जाएगी? सर ₹1 लाख से। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों, अब करना क्या होता है? जैसे ही आपका पेज एंड हो जाएगा ना, जगह खत्म हो जाएगी, हमको यहाँ पे इसका टोटल करना होता है। हम यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का क्या करेंगे? टोटल करेंगे। और फिर उसी टोटल को आपको कहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड करना होता है? नेक्स्ट पेज में। और नेक्स्ट पेज में ब्रॉड फॉरवर्ड करने के बाद आपको वापस से ट्रांजेक्शन्स को क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल एक काम कर रहा हूँ बच्चों कि यहाँ पर हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ये 3 ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको रिकॉर्ड करके दे दी हैं। इसी फॉर्मेट को मैं वापस से यूज कर रहा हूँ, इसलिए सारी चीजें आप लोगों के लिए क्या कर दूंगा? मैं अब यहाँ पे डिलीट कर दूंगा और इसी फॉर्मेट को कंटिन्यू करके बाकी की सारे ट्रांजेक्शन्स भी आपको मैं यहीं समझाने वाला हूँ। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर जब आप इन चीजों को स्टडी कर रहे हो तो सिर्फ देखिएगा मत बच्चों, पेन उठाइएगा, नोटबुक उठाइएगा और साथ में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की कोशिश करिएगा। मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप लोग बहुत जल्द जर्नल एंट्रीज पे कमांड बना लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों अब ये सारी चीजें मुझे यहाँ से क्या करनी होगी? मैं डिलीट कर देता हूँ। आपने डिलीट नहीं करनी है भाई, आप तो अपनी नोटबुक में क्या करें? उसको कंटिन्यू करें, आपका काम बन जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लिए। अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखिए। अब हम क्या कर रहे हैं? परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। तो यहाँ पे सर एक तो हम लोग क्या खरीद रहे हैं? फर्नीचर खरीद रहे हैं, और वो भी कैसे खरीद रहे हैं? कैश में। सर कैश में खरीद रहे हैं मतलब फर्नीचर तो कैश में तो खरीदेंगे नहीं बच्चों। क्या फर्नीचर आप दोनों तरीके से खरीद सकते हैं, कैश में भी खरीद सकते हैं और क्रेडिट में भी खरीद सकते हैं। हर ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमने ये जो फर्नीचर खरीदा है वो कैसे परचेज किया है? सर कैश में परचेज किया है। अब बच्चों लगा लो रूल। तो हम आ चुके हैं अपने ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे। ठीक, अब यहाँ देखो, ऑन द वन हैंड हमने क्या परचेज किया है? फर्नीचर, और इसके अगेंस्ट में हमको क्या पे करना पड़ेगा? कैश। और दोनों ही हमारे लिए क्या होते हैं? एसेट होते हैं। अब इमेजिन करो कि आप एक बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो और आप राज फर्नीचर की दुकान में जाते हैं और वहां से अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीद के लेकर आते हैं। तो हमारे बिजनेस में फर्नीचर नाम का एसेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और फर्नीचर नाम का एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो मैं उसको कहां रिकॉर्ड करूंगा? डेबिट साइड में। डेबिट करने के बाद मन में गुनगुनाइएगा जरूर, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। तो यहां पर सर फर्नीचर नाम का जो एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है।
तो यहाँ पे लिखूंगा मैं फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। इतना क्लियर। अब ट्रांजैक्शन का जो एक इफेक्ट है फर्नीचर वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब दूसरे इफेक्ट पे जाइए। अब मुझे इस फर्नीचर के अगेंस्ट में क्या पे करना पड़ेगा सर? कैश पे करना पड़ेगा। अब हम जब उसको कैश पे करेंगे, राज फर्नीचर को बोलेंगे ये लो आपका फर्नीचर का पेमेंट, तो जैसे ही आप उसको कैश पे करने जाओगे, कैश नाम का एसेट जो है वो बिजनेस में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड में। तो बच्चों यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगा टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्वीट एंड सिंपल नरेशन लिखें। जो आपके ट्रांजैक्शन होते हैं बच्चों, उसी में से आपको नरेशन बाहर निकालना होता है। अब जितना शॉर्ट और स्वीट और सिंपल आप इसको लिख सकें, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। अब अगर आप बिगिनर हैं तो अमाउंट बहुत अच्छे से डालिएगा। कितने का फर्नीचर परचेज किया आपने? सर 20,000 का। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा बच्चों? डेबिट साइड में जो फर्नीचर है ना अपना, तो उसका अमाउंट कहाँ दिखाऊंगा? डेबिट कॉलम में। और जो कैश है वो क्यों हमने करके रखा है? क्रेडिट करके रखा है। क्रेडिट करने के लिए हमको 2 लगाना होता है, CR नहीं लिखना है, उसके लिए आपको 2 लगाना होता है। तो क्रेडिट वाले कॉलम में जाके कितना लिख दूंगा? सर 20,000। ये ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो चुका है। आगे चलते हैं बच्चों अगले ट्रांजैक्शन पे। और अगले ट्रांजैक्शन में मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ समझाने वाला हूँ। आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि कौन सा कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारा जो ट्रांजैक्शन नंबर 4 था वो तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आपने जो फर्नीचर खरीदा है वो कैसे खरीदा है? कैश में। लेकिन अगर हम ट्रांजैक्शन नंबर 5 की बात करें, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। अब ये दिल्ली सेफ ना अपने आप में कोई फर्म है, ये अपने आप में किसी शॉप का नाम है, ये फर्नीचर शॉप का नाम है। वहां से मैं क्या खरीद के लाया हूं? फर्नीचर। और यहाँ पे अमाउंट गिवन है 40,000। लेकिन आप देख सकते हैं बच्चों कि इस स्टेटमेंट में कहीं पर भी कैश नहीं लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आपने राज फर्नीचर से खरीदा था, तो जब अगर आप यहाँ पे राज फर्नीचर से खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है स्टेटमेंट में? इन कैश, तो ये क्या बन जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन। यहाँ आप किससे खरीद के ला रहे हैं? दिल्ली सेफ, लेकिन यहाँ पर पे कहीं पर भी कैश टर्म यूज नहीं किया जा रहा है, तो बच्चों ये बन जाएगा अपने आप में क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो जब आपके ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ये कौन से पर्सन है? ये आर्टिफिशियल पर्सन है सर। फर्म्स कौन से पर्सन होती हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। यहां आप देखेंगे जब कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन में पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना, तो वो होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लेकिन यहां पर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन साथ साथ टर्म क्या यूज किया जा रहा है? कैश। तो फिर ये क्या बन जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन। यहां देखिए, यहां पर भी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन यहां पे कैश मेंशन नहीं है, इसलिए ये क्या बन जाएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और अगर कैश टर्म यूज नहीं किया जा रहा है, तो फिर वो कौन सा ट्रांजैक्शन होता है बच्चों? वो हो जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इट मींस यहां पर हमने फर्नीचर खरीदा है, कैसे? क्रेडिट में खरीदा है, दिल्ली सेफ से। कितने का? 40,000 रुपीज का। तो दोनों इफेक्ट निकाल लिया हमने। अब ऑन द वन हैंड हम क्या परचेज कर रहे हैं? फर्नीचर। जैसे ही दिल्ली सेफ से बिजनेस में फर्नीचर खरीद के लाएंगे, बिजनेस के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर फर्नीचर नाम का एसेट क्या हो जाएगा सर? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। भाई रूल्स लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, मतलब उसका जो एप्लीकेशन है वो अच्छे से समझें कि यहां पर फर्नीचर नाम का एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसलिए बच्चों मैं उसको क्या करूंगा? डेबिट साइड में लिखूंगा। अब ये जो आपने फर्नीचर खरीदा है ना, ये कैश में नहीं खरीदा है, ये फर्नीचर खरीदा है आपने क्रेडिट में। क्रेडिट में खरीदने से, उधार में खरीदने से लायबिलिटी क्रिएट होती है, और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो उसको कहाँ लेके जाना होता है? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिख दूंगा बच्चों में टू दिल्ली सेफ। नरेशन लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम दिल्ली सेफ। एकदम क्लियर। अब बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो फर्नीचर परचेज किया था उसका वैल्यू कितना है, अमाउंट कितना है सर? 40,000। तो एक काम करिए, फर्नीचर को डेबिट किया है तो डेबिट कॉलम में लिखेंगे हम लोग 40,000, और दिल्ली सेफ को हमने क्रेडिट किया है तो इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे 40,000। इस तरीके से। तो यहाँ तो बच्चों अभी आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि अभी आपकी सिर्फ बिगिनिंग है। जैसे जैसे आप इसमें प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, इन रूल्स को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी अंतरात्मा बोलेगी, अंदर से आवाज़ निकलती है कि फिर किस हम पर्टिकुलर अकाउंट को किस तरफ मेंशन करना है। चलते हैं बच्चों अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगले ट्रांजैक्शन में आपसे बोला जा रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000, और यहाँ पर अब हम करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त डिस्कशन। देयर इज डिफरेंस बिटवीन परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ एसेट्स। देयर इज डिफरेंस बिटवीन
बिटवीन परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ एसेट्स। गुड्स परचेज किए जाते हैं बेचने के लिए, एसेट्स परचेज किए जाते हैं यूज करने के लिए। अगर आपका गारमेंट्स का शोरूम है तो गारमेंट्स आपने क्यों परचेज करें? सो दैट आप उनको हायर प्राइसेस में बेच के प्रॉफिट अर्न कर सकें। और उसी गारमेंट्स के शोरूम में आप फर्नीचर खरीद रहे हैं यूज करने के लिए, तो दोनों में डिफरेंस हुआ कि नहीं? तो जब आप बच्चों कोई एसेट खरीदते हैं ना, तो आपको उस एसेट का नेम मेंशन करना पड़ता है। लेकिन आप जब भी गुड्स परचेज करते हैं ना, तो उसके लिए आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट सिर्फ तभी ओपन होगा बच्चों जब आपने क्या खरीदे हैं? गुड्स। और जब आप एसेट परचेज करेंगे ना, तो आपको उस पर्टिकुलर एसेट का नेम मेंशन करना पड़ेगा। गुड्स खरीद रहे तो परचेज अकाउंट आएगा, मशीन खरीद रहे हो तो मशीन आएगा, फर्नीचर खरीद रहे हो तो फर्नीचर आएगा, कंप्यूटर खरीद रहे हो तो कंप्यूटर आएगा, कैश इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो कैश आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? एसेट्स। लेकिन जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट ओपन किया जाता है, गुड्स बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट ओपन किया जाता है। तो याद रखिएगा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ एसेट्स। गुड्स खरीदते वक्त आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है? परचेज। एसेट खरीदते वक्त आप कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? एसेट अकाउंट। तो यहाँ हमारा परचेज अकाउंट को मैंने डेबिट क्यों किया है उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। जैसे ही आप गुड्स खरीदेंगे ना बच्चों, उसको क्या बोला जाता है? परचेज। और परचेज हमारे लिए होता है एक्सपेंस। परचेज हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस। और सेल्स हमारे लिए क्या बनेगी? इनकम। तो परचेज अगर हमारे लिए एक्सपेंस है, तो आप देखिए एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होते हैं तो हम उनको कहाँ लेके जाते हैं? डेबिट साइड में। इसलिए मैंने परचेज को एक्सपेंस बना के कहाँ रिकॉर्ड कर दिया है बच्चों? डेबिट साइड में। कितने के गुड्स खरीदे हम लोगों ने? 15,000 के, और वो गुड्स खरीदे आपने कैश में। तो यहाँ पे गुड्स खरीदना क्या कहलाता है? मेरे साथ रिवाइज जरूर करिएगा। गुड्स खरीदना क्या कहलाता है? सर परचेज। परचेज हमारे लिए क्या होता है? सर एक्सपेंस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जब भी इंक्रीज होते हैं कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? डेबिट साइड में। तो ये मैंने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। अब ये जो गुड्स परचेज किए, इसके लिए आपको कोई ना कोई कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा। तो पे करिए कंसिडरेशन। क्या पे कर रहे हैं आप लोग? सर हम कैश पे कर रहे हैं। कैश हमारे लिए क्या होता है? सर एसेट। और कैश पे करने से एसेट आपका क्या हो जाएगा? सर डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज इन एसेट कहाँ लेके जाते हैं बच्चों हम लोग? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू कैश अकाउंट। अब क्रेडिट किया है कैश को, तो इसका जो अमाउंट है वो कहाँ मेंशन किया जाएगा? क्रेडिट साइड वाले कॉलम में। अब नरेशन लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। तो नरेशन जो है ना बच्चों, वो आपको अपने मन से बनाना है। बेसिकली ट्रांजैक्शन को ही तोड़ मरोड़ के आप लोग क्या बना सकते हैं? नरेशन। अब वापस से हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? सर हमारा पेज खत्म हो गया है, तो हम जो पुराना यहाँ पे आपका टोटल रहा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि प्रीवियस वाले पेज का जो टोटल है वो मैंने यहाँ पे क्या किया होगा? ब्रॉट फॉरवर्ड किया होगा और फिर उसी से ट्रांजेक्शन्स को कंटिन्यू किया होगा। तो यहाँ पे जो आपके टोटल रहेंगे, उन टोटल को और इन बैलेंसेस को वापस से क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा, और बच्चों नए टोटल बनाए जाएंगे, और इन टोटल को फिर वापस से अगले पेज में क्या करना है? आपको ब्रॉट फॉरवर्ड करके लेके जाना है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं इसलिए करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। बहुत छोटा सा स्टेप है, आपने सिर्फ यहां पर टोटल करना है और लिखना होता है बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। हम इस बैलेंस को कहां लेके जा रहे हैं? कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और जैसे ही आप उसको अगले पेज पे लेके आ जाएंगे, वहां आपको लिखना होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो वो बैलेंसेस आप यहां पे लिख देंगे, टोटल आप लोग यहां पे मेंशन कर देंगे। आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ से मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार फॉर्मेट बनाना पड़ जाएगा और वो हो जाएगा हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग। तो यहाँ पे मैं इसी फॉर्मेट को यूज़ करने वाला हूँ, और ये सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं ये मैं यहाँ से अब इरेज कर देता हूँ, और आप लोग अपनी कॉपी में, नोटबुक में वहीं से कंटिन्यू कर लीजिएगा। देखिए ये टोटल किस तरीके से लिखते हैं ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको जर्नल एंट्री ही बनाते नहीं आती है ना, तो फिर टोटल किसी मतलब का नहीं है। तो मैं किसी ना किसी पेज में आपको उसका टोटल करके ज़रूर दिखा दूंगा। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने 6 जो हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं, जनरल ट्रांजेक्शन्स थे, ईजी ट्रांजेक्शन्स थे, हमारे जो स्टार्टिंग में ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिल्कुल ईजी, उनको हम लोगों ने अभी तक रिकॉर्ड कर लिया है। कुछ और ट्रांजैक्शंस हम लोग यहाँ पे लेकर आते हैं सो डैट आपको एसेट्स में और गुड्स परचेज करने में डिफरेंस समझ में आ जाए, एसेट बेचने में और गुड्स बेचने में डिफरेंस समझ में आ जाए। इसके अलावा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यहाँ पे आप लोगों को अब और हेल्प मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं बच्चों हम लोग आगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं बच्चों, ट्रांजैक्शन नंबर 7, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ₹30,000। तो जल्दी से मुझे बता दो कि ये कैश ट्रांजैक्शन बनेगा कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन बनेगा। सर जब कभी भी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और कहीं पर भी कैश नहीं लिखा होता है तो ये बन जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इज दैट क्लियर? ऑन द अदर हैंड वी आर परचेजिंग गुड्स हियर। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए आपको परचेज अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो यहां पर हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे, किससे? महेश से। कितने अमाउंट के? सर 30,000 के। तो यहां बच्चों अब हम लोग, क्योंकि
हमारे पास डेट तो फिलहाल गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, नंबरिंग करने वाले हैं। तो ये हो गया मेरा ट्रांजैक्शन नंबर 7। अब आप मुझे बताओ क्या खरीद रहे हो, देख के बताओ। गुड्स खरीद रहे हो कि एसेट? सर आप गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ता है? सर परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे लिखूंगा बच्चों मैं परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड। परचेज को क्यों डेबिट कर रहे हैं? सर गुड्स खरीदना कहलाता है परचेज, परचेज हमारे लिए होता है एक्सपेंस। और सर एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होते हैं कहाँ लिखे जाते हैं? डेबिट साइड में। आप चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड। तो हमने यहाँ पे गुड्स परचेज करें, कितने की गुड्स परचेज करें? सर आपने यहाँ पे गुड्स परचेज करें हैं 30,000 रुपीज़ के। तो यहाँ पे मैं परचेज अकाउंट को क्योंकि मैं डेबिट कर रहा हूँ तो मैं डेबिट कॉलम में लिख दूंगा 30,000। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कभी भी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और कहीं पर भी कैश नहीं लिखा होता है तो इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट में खरीदने से क्या क्रिएट हो जाती है? सर लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो कहाँ चली जाएगी? क्रेडिट साइड में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू महेश। अब एक बात याद रखिएगा, किसी पर्सन, अब ये अपने आप में एक पर्सन है, इसके सामने अगर आपको अकाउंट लगाना है तो आपको ऐसा अपॉस्ट्रोफी एस के साथ अकाउंट लगाना पड़ेगा। अदरवाइज आप यहाँ पर चाहें तो सिर्फ और सिर्फ टू महेश भी लिख सकते हैं, दोनों अपने आप में बिल्कुल सही है। तो अगर आप महेश लिख रहे हैं तो अकाउंट मत लगाइएगा, और अगर आपको अकाउंट लगाना है तो उसके आगे आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। अब आप लोग यहाँ पर बच्चों नरेशन लिख दीजिए। तो नरेशन हमारा आ जाएगा गुड्स परचेज फ्रॉम महेश। अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगले ट्रांजैक्शन में हमारे पास क्या है। अगले ट्रांजैक्शन में सर आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश। ध्यान से देखिएगा, अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, जानबूझ के इंटेंशनली ट्रांजैक्शन यहाँ पे लाए गए सो डैट आप कम से कम बिगनिंग स्टेज में ये तो समझ लें कि भाई कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन और इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सर यहाँ पे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट तो है, मैं भी मानता हूँ, तो कायदे से क्या बनेगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लेकिन यहाँ पे साफ साफ कैश लिखा हुआ है, तो फिर अब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं बनेगा बच्चों, ये बनेगा कैश ट्रांजैक्शन। तो मैंने आपसे कहा है कि अगर किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और कैश लिखा नहीं होता है तब वो क्या बनता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है और अगर कैश लिखा रहता है तो फिर वो क्या बन जाता है? कैश ट्रांजैक्शन। तो यहां पे बच्चों आप लोग गुड्स बेच रहे हो, कितने के? 25,000 के, और उसका जो पेमेंट है वो कैसे रिसीव कर रहे हैं हम लोग? कैश में। अब ध्यान से देखना, अब मैंने दुकान में बैठा हूं और अपने जो गुड्स हैं वो किसी अपने कस्टमर को बेच दिए, वो कस्टमर उसके अगेंस्ट में मुझे क्या देगा? सर कैश देगा। कैश हमारे लिए क्या होता है? एसेट। अब तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। जैसे हमने गुड्स बेचे उसके अगेंस्ट मुझे क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। और कैश नाम का एसेट यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। इज दैट क्लियर? नाउ यू आर सेलिंग गुड्स हियर, हम गुड्स बेच रहे हैं। गुड्स खरीदते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? परचेज। और उसको क्या बनाते हैं? एक्सपेंस। अब गुड्स बेच रहे हैं तो उसके लिए मैं कौन सा अकाउंट खोलूंगा? सेल्स। और सेल्स हमारे लिए क्या बन जाती है बच्चों? इनकम। रेवेन्यू का ना इनकम भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आपकी इनकम जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो मैं उसको कहाँ लेके चले जाऊंगा? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू सेल्स अकाउंट। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि गुड्स बेचना जो होता है वो गुड्स खरीदने का जस्ट ऑपोजिट होता है। तो जब आपने गुड्स खरीदा था तो एक्सपेंस बना के परचेज को क्या कर दिया था? डेबिट। अब जब आप गुड्स बेच रहे हैं तो इनकम बना के सेल्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट। यहाँ लिख दीजिए गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कितने के गुड्स बेचे हैं यहाँ पर हम लोगों ने इसको? सर हमने गुड्स बेचे हैं करीम को 25,000 के, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 25,000 कैश अकाउंट के सामने, और जो आपका सेल्स क्रेडिट हो रहा है उसके सामने लिख दिया जाएगा 25,000। अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। ट्रांजैक्शन नंबर 9 में देखते हैं हमारे पास क्या है। अब यहाँ देखो, यहाँ आपसे बोला जा रहा है सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे आपने जो गुड्स बेचा है ना ये उधार में बेचा है। श्याम नाम के बंदों को आपने गुड्स बेचा है उधार में, कितने का? 30,000 रुपीज़ का। तो समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। सपोज ये जो आपका पर्सन है ना, ये पर्सन है श्याम, आप इसी को आपने क्या करें? गुड्स बेचे, ठीक है, ये रहे आपके गुड्स। ये गुड्स आपने इसको बेचे हैं क्रेडिट में। अब ये जो पर्सन है क्रेडिट में, अगर मैंने इसको गुड्स बेचे तो अभी तक मुझे इससे अमाउंट नहीं मिला है, मुझे इससे पैसा लेना बाकी है। हर वो पर्सन जिससे पैसा लेना बाकी होता है ना उसको बोला जाता है बच्चों डेटर। उसको क्या बोला जाता है? डेटर। तो जिस पर्सन को मैंने गुड्स बेचे हैं जिसका नाम क्या है? श्याम,
इस पर्सन का नाम है श्याम, इस पर्सन ने मुझे अभी तक अमाउंट पे नहीं किया है, इसको क्या माना जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए डेटर। बच्चों डेटर हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। ये चीज़ मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ा चुका हूँ। तो बेसिकली मुझे श्याम से पैसा लेना है, वो क्या कहलाएगा, डेटर। डेटर हमारे लिए क्या होता है, एसेट। एसेट जब भी इंक्रीज होते हैं तो उसको कहाँ लेके जाना होता है, डेबिट साइड में। तो बच्चों यहाँ पे मुझे श्याम नाम का डेटर जो है, श्याम नाम का एसेट जो है, उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा श्याम्स अकाउंट डेबिटेड। एकदम क्लियर। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है बच्चों, तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे मेंशन कर दीजिए अपना डाउट। मैं पर्सनली आपका जो डाउट है वो सॉल्व करके आपको दे दूंगा। चलें आगे। तो यहाँ पे श्याम अकाउंट को हमने क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, डेटर। डेटर हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। अब भाई आपने इसको क्या किया है, गुड्स बेचा है 30,000 रुपीज का। गुड्स बेचना क्या कहलाता है, सेल्स। सेल्स हमारे लिए क्या होती है, इनकम। इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो यहाँ बच्चों मैं लिख दूंगा टू सेल्स अकाउंट 30,000। नरेशन लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। गुड्स सोल्ड टू श्याम। एकदम क्लियर। अब यहाँ पे भी क्या हुआ होगा, पिछली पेज का टोटल आप बच्चों यहाँ पर लेकर आए होंगे और इसी टोटल में ये 3 टोटल और ऐड कर दिए जाएंगे और फिर इस पेज का टोटल निकल कर आ जाएगा। ये टाइम बचाने के लिए मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा जाएगा बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड या कैरिड डाउन, और इस बैलेंस को फिर अगले पेज पे हम लोग लेके जाएंगे और वहाँ लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। आज बात आपको समझ में। तो यहाँ पर हम लोग अब और आगे चलते हैं और मैंने लगभग 8 ट्रांजेक्शन्स जो हैं आपको, नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जनरल ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो समझा दिए हैं। अब एक काम करते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ पे आगे चलते हैं। ओके तो गलती से बच्चों हमारा फॉर्मेट चला गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब हमारे जो बचे हुए ट्रांजेक्शन्स हम लोग उनको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 10 ट्रांजेक्शन नंबर 10 में क्या है, ट्रांजेक्शन नंबर 10 में हमसे बोला जा रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। अब जिस श्याम को आपने यहाँ पे गुड्स बेचे थे ना बच्चों, उससे हमको क्या रिसीव करना है, कैश रिसीव करना है। तो उससे कैश रिसीव करेंगे हम लोग। तो आप बनाइए अपना बच्चों ट्रांजैक्शन। अब हमारे को क्या मिल रहा है, सर कैश मिल रहा है। कैश हमारे लिए क्या होता है, सर कैश हमारे लिए होता है एसेट। वापस से लेते हैं। कई बार इस तरीके के कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं बच्चों, या फिर खैर ह्यूमन एरर है, ये तो मुझसे गलती से क्लियर ऑल हो गया तो सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, पुराने सारे ट्रांजैक्शंस आपके पास रिकॉर्ड में है। तो यहाँ पर अब हमको जो श्याम नाम का बंदा है वो क्या कर रहा है, कैश दे रहा है। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, कैश आएगा। आप लोग इसको अपने फॉर्मेट में ही कंटिन्यू करिएगा। कैश हमको मिल रहा है श्याम नाम के व्यक्ति से, तो कैश हमारे लिए क्या होता है, एसेट। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। देख लेते हैं कितना कैश दे रहा है हमको, ये दे रहा है 20,000। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग लिख दीजिएगा 20,000 डेबिट साइड वाले कॉलम में। अब ये जो कैश है आपको किसने दिया है, सर ये कैश ना हमको श्याम ने दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू श्याम्स अकाउंट। अब ट्रेडिशनल रूल फॉलो कर रहा होता ना, तो यहाँ पे होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट द गिवर। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, अच्छे अकाउंटिंग सीखना है तो गो विद द मॉडर्न रूल्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। और आपको याद होगा पिछली वाली एंट्री में जब मैंने इसको गुड्स बेचे थे, जब मैंने इसको डेटर बनाया था, वहाँ मैंने इसको डेबिट किया था। अब इसने मुझे पैसा दे दिया है तो अब मैं इसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। नरेशन हो जाएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। और फाइनली बच्चों अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट ट्रांजैक्शन में, और यहाँ लिखा हुआ है कैश पेड टू महेश। आप महेश को क्या कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं। क्यों पे कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊं। यहाँ देखिए, जब आपने इससे गुड्स परचेज करे थे तो एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई थी कि हमको इसको कितना पे करना है, 30,000। आउट ऑफ 30,000 राइट नाउ वी आर पेइंग 10,000। तो आप अपनी लाइबिलिटी का क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। और जब भी आप अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे बच्चों, आपकी लाइबिलिटी जो है वो पहले के कंपेरिजन में कम हो जाएगी, और लाइबिलिटी जब भी कम होती है तो कहाँ जाती है, डेबिट साइड। हमसे क्या चला जाएगा, सर हमसे चला जाएगा कैश। डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और अमाउंट बच्चों में यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, क्योंकि हम पूरा 30,000 पे नहीं कर रहे हैं, हम उसमें से 10,000 पे कर रहे हैं। तो 10,000। नरेशन आ जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे कैश पेड टू महेश।
अब क्या होने वाला है, जैसे कि इस पेज में भी बच्चों यहाँ पर आपके क्या रहे होंगे, आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लेकर आए होंगे, उसमें ये क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। और लास्ट में बच्चों अब यहाँ पे आपका क्या निकल कर आने वाला है, टोटल निकल कर आने वाला है। और आपके दोनों साइड के टोटल, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हमारा जर्नल का जो बेसिक पार्ट है बच्चों, वो मैंने आप लोगों के साथ आज यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, बैड डेट रिकवर्स कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी कॉन्सेप्ट्स पॉसिबल हैं जर्नल में, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।